बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सिनेमा देखते होंगे, देखा होगा, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा उसके बारे में। तो आपको पता होगा कि जो फिल्म, सबसे पहली जो फिल्म बनी थी, लुमियर बंधुओं की जो प्रदर्शित हुई थी, कोशिश तो बहुत पहले से हुई होगी, उसमें एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी आ रही है। तो जब दर्शकों ने देखा कि ये रेलगाड़ी उनकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि दर्शक पहली बार ऐसी छवि, एक ऐसी तस्वीर देख रहे थे जो चल रही थी, और चल ही नहीं रही थी, वो वास्तविक, उसके अंदर जो इंजन था वो वास्तविक था। वो इंजन का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिरूप नहीं था, प्रतिबिंबन नहीं था, वो सचमुच इंजन था। So the train was moving like that, enters, it's coming on the screen, and it was actually the engine, वो सचमुच engine है। तो पूरा हॉल खाली हो गया था, सारे लोग भाग गए, क्योंकि उसके पहले तक किसी ने इस चलती हुई इमेज को, छवि को नहीं देखा था। तो ये जो पहले क्षण का जो आश्चर्य है फिल्म का, जो बीज है उसका, इस बीज को बार बार अलग अलग फिल्मों में बोया जाता है, और ये बार बार ये आश्चर्य अपने अपने ढंग से उसमें रूपायित होता है, अपना फॉर्म लेता है, अपना रूप लेता है। तो और जब ये शॉट हुआ था, ये छोटी सी फिल्म जब दिखाई गई थी, तो उसमें कोई आवाज नहीं थी, उसमें कोई दूसरी कला नहीं थी, उसमें कोई साउंड ट्रैक नहीं था, साउंड ट्रैक की बात ही नहीं थी तब तक, ना उसमें कोई संगीत था, कुछ नहीं था। लेकिन उस फिल्म का जो जादू था, या जो आश्चर्य था, वो उतना ही गहरा था जितना आज हम तमाम चीज़ों के साथ जब फिल्म को देखते हैं तब होता है। बल्कि अब तो मैं समझता हूँ कि ये जो आफ्टर द OTT फिल्म एक्सेसिबल हो गई, लेकिन उसका जादू ख़त्म हो गया। आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी कोई चीज़ देख सकते हैं, उसका कोई ख़ास अवसर नहीं है, आपकी कोई तैयारी नहीं होती वो फिल्म को देखने की, तो आप उस जादू, अगर उसमें होता भी होगा, तो आप उसके लिए तैयार नहीं होते। तो वो एक किस्म की सूचना में संकुचित हो गई है। हमने भी ये फिल्म देखी थी, जब राजेंद्र की फिल्में दिखा रहे थे तो मैं बहुत रेस्टलेस हो रहा था, क्योंकि उसमें रंग ठीक नहीं दिख रहा था। ये जिन लोगों ने फिल्म देखने का उनके दिमाग में संस्कार है एक किस्म का, तो आप इन सब चीज़ों से बहुत विचलित हो जाएंगे, क्योंकि फिल्म का मतलब सूचना नहीं है, बल्कि मेरे लिए वो छोटे स्क्रीन में भी समस्या होती है। मैं हमारा डिपार्टमेंट जहाँ मैं पढ़ाता था, वहाँ एक सेमिनार का कमरा है जिसमें आमतौर पे साइंटिफिक रिसर्चेस प्रोजेक्ट होती हैं। तो मैं वहाँ फिल्में प्रोजेक्ट करके देखता रहा सालों। तो उसका स्क्रीन बड़ा होता है, उसमें हम लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें हम तो इसका अर्थ ये है कि हम फिल्मों को हमने इतना छोटा कर दिया है कि हम मोबाइल टेलीफोन में देखने की कोशिश करते हैं, और हम फिर उसके बारे में बातें भी करते हैं। आपने कुछ देखा ही नहीं है, आप किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि फिल्म अकेला ऐसा माध्यम है जो टेक्नोलॉजी पे बहुत बुरी तरह से निर्भर है। ऐसा कोई दूसरा कला रूप नहीं है जो इतनी ज़्यादा, जिसकी निर्भरता टेक्नोलॉजी पे हो। और एक और बड़ी बात है इससे, टेक्नोलॉजी आम तौर पर एक सी चीज़ें उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेस समथिंग विच इज सिमिलर टू ईच अदर, सेम। सो यू प्रोड्यूस टायर्स, अगर आपने टायर पैदा कर, सारे टायर एक से होना चाहिए, उसको स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसका। टेक्नोलॉजी का केवल सिनेमा में एक ऐसा इस्तेमाल है जहां हर फिल्म अलग होती है। ये टेक्नोलॉजी को भी सिनेमा ने मुक्ति दी है।
अगर आज टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत इज्जत है कम से कम उन लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, तो वो सिनेमा उसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि सिनेमा में जैसा एडिट किया जाए, सारी टेक्नोलॉजी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। पहले स्टीन बैक होता था, आजकल उस पर कंप्यूटर पे करते हैं, उसकी अलग किस्म के ऐप्स होते हैं, फिर कैमरा अलग अलग होते, दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन टेक्नोलॉजी होते हुए भी जो फिल्म है, जिसकी अभी सुदीप बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंट सिनेमा जो है, वो हर फिल्म दूसरे से अलग होती है। उसमें रंग को लेके अलग चेतना होती है, एक अलग संवेदनशीलता होती है। तो दे आर ऑल, जितनी भी फिल्में हैं उनमें यूनिक जो प्रकृति की भेंट है, यूनिक होने की, उस भेंट को टेक्नोलॉजी में केवल सिनेमा ने संभव किया है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उसके अंदर इस्तेमाल होती रही है। दूसरा, फिल्म नाटक नहीं है, तो आप फिल्म से नाट्य तत्व हटा दीजिए। फिल्म पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग तो नहीं ही है, क्योंकि अगर पेंटिंग होती तो वो हॉल खाली नहीं होता। दूसरा, एक फिल्म अकेला ऐसा कला माध्यम है, इट्स एन ओनली आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड, जो एक्चुअल उस समय को रिकॉर्ड करता है जो कभी नहीं आने वाला है। ब्रह्मांड में, in the entire history of the cosmos, that movement would never come back. आपको पता ही होगा, आप इतना तो जानते होंगे कि पूरी पृथ्वी 4 किस्म से गतियों में है। तो हम भागे जा रहे हैं कहीं, एक ग्रेट अट्रैक्टर नाम का कोई चीज है ब्रह्मांड में, जिसके पीछे पूरी ये जो आकाश गंगा है वो भागी जा रही। हम दूसरी बार उस जगह से गुजरते ही नहीं है जहां से एक बार गुजर चुके। फिल्म जब एक समय को रिकॉर्ड करती है, तब वो क्षण कभी नहीं आने वाला है इन द हिस्ट्री ऑफ कॉस्मोस, ब्रह्मांड के इतिहास में वो कभी नहीं आएगा। ये केवल सिनेमा और फोटोग्राफी में होता है, लेकिन फोटोग्राफी में उस क्षण की जो गति है वो नहीं होती। फोटोग्राफी में एक क्षण की मृत्यु रिकॉर्ड होती है। फोटोग्राफी से ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड मृत्यु का कोई दूसरा नहीं। और यह संयोग नहीं है कि जब कोई मरता है तो उसकी तस्वीर लगाई जाती है, क्योंकि उस तस्वीर लगाई जा सके उसीलिए फोटो खींची जाती है। आप सब लोग मोबाइल से रात दिन जो फोटो खींचते रहते होंगे, इट्स ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेथ, कुछ नहीं है इसके अलावा। फिल्म में जो क्षण है वो मूवमेंट में, वो जो क्षण है वो एक क्षण दूसरे में जाता हुआ क्षण है, वो ठहरा हुआ क्षण नहीं, उस क्षण की मृत्यु नहीं है, उस क्षण का एक झलक है उसमें, फिल्म में। और ये अकेला माध्यम है, ऐसा कोई माध्यम आप मुझे नहीं बता पाएंगे जिसमें जो वास्तविक ब्रह्मांड का क्षण है उसको दर्ज करते हैं आप। इसलिए जब फिल्म में आप देखते हैं, अगर आप ये याद रख सकें, जो कि सब भूल जाते हैं देखते समय, कि ये जो भला कोई एक घटिया सी फिल्म भी हो, सलमान खान कुछ कर रहा है, कुछ जो भी कर रहा है, वो नहीं होने वाला है। वो रोशनी, वो धूप, वो पेड़ का हिलना, वो हवा का चलना अब कभी नहीं होगा। जब ये देखेंगे आप फिल्म में मूल बात, तब आप फिल्म देख रहे होंगे, वरना आप फिल्म को सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स की तरह देखते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इस फिल्म में 2 चीजें, उसके अंदर वो जादू जो पहले क्षण में पैदा हुआ था वो, दूसरा वास्तविक समय का उसमें जो अभिलेखन होता है वो किसी दूसरे फॉर्म में होता ही नहीं है। तीसरी बात ये कि फिल्म नाटक नहीं है, तो आप नाटक हटा दीजिए फिल्म से। नाटकीय फिल्में होती हैं, लेकिन मैं आपको कोई एक फिल्म इन जनरल की बात मुझे आती नहीं है, मैं आपको, मेरी एक परंपरा है फिल्म को समझने की, मैं उसी से बात करूंगा। तो नाटक हटा दीजिए फिल्म से। तो नाटक हटा देंगे तो क्या करेंगे?
तो पहले नाटक ले लीजिए, उसको हटाने से क्या जाता है फिल्म में या क्या गड़बड़ होती है। नाटक जब आप देख रहे होते हैं रंगमंच पर, तो अभिनेता नाटक करते समय अभिनेता का ही काम है कि वो नदी पैदा करता है। आप मतलब नितांत मूर्ख डायरेक्टर होंगे अगर आप स्टेज पे नदी ले आए। एक तो आपको कोई लाने नहीं देगा, आपको इतना प्रोडक्शन का पैसा कौन देगा, तो एक तो वो नदी कैसे बनाएंगे, अलग अलग ढंग है। मैंने समुद्र देखा है स्टेज पे। फ्रांस में मैं एक नाटक देख रहा था, आर्यान मुश्किन इज़ वेरी ग्रेट थिएटर डायरेक्टर, मेरे हिसाब से दुनिया की टॉप डायरेक्टर हैं। मैं उनका नाटक देखने गया, मेरी दोस्त भी हैं। तो पूरे स्टेज पे उन्होंने एक ग्रे रंग का कपड़ा, जो चमकीला सा कपड़ा था साटन का, उसमें अलग अलग कोनों में, सारे कोनों में लेके खड़े हो गए लोग, और उसको उन्होंने हिलाना शुरू किया। उसके बीच से एक नाव ऐसे आ रही, तो अचानक आप भूल जाते हैं कि आप स्टेज, एक बड़े से स्टेज को देख रहे हैं, आप समुद्र देख रहे होते हैं जिसमें तूफान आया हुआ है, जिसमें एक नाव मुश्किल से चल रही है। ये एक्टर्स करते हैं। फिल्म में राजेंद्र को आप बोलिए कि साहब समुद्र रिकॉर्ड करना है, वो जाएंगे कैमरा लेके समुद्र में पे चले जाएंगे, तो उनको एक्टर की एक्टिंग की जरूरत नहीं है रिकॉर्ड करने। फिर वो एक्टर ही पैदा करता है पहाड़ भी। उसने ऐसा देखना शुरू किया, वो पहाड़ खड़ा हो गया। फिल्म में पहाड़ है तो वो एक्टिंग क्यों कर रहा है वहां? फिल्म में इसलिए ब्रेसो ने कहा कि फिल्म में हमको एक्टर नहीं चाहिए, फिल्म में एक्टर आए हैं विज्ञापनों के लिए। आप आश्चर्य करेंगे ये बात जान के कि सिनेमा एक्चुअली हैज ब्रॉट एक्टर्स, सेंट्रल उसको बनाया। क्योंकि शाहरुख खान सिनेमा में इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि वो जो कैरेक्टर बनता है उसके नाम से वो चप्पल बेच सके। दे कम इन सिनेमा और उस कैरेक्टर को वो अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। आपने तो शाहरुख खान को उसकी जिंदगी में देखा नहीं, तो आपको क्या पता कैसा आदमी है। आप उसने जो चरित्र किए हैं वो चरित्र फिर शैम्पू बेचने लगते हैं, फिर वो चरित्र कुछ और बेचने लगते हैं, इत्र बेचने लगते हैं। फिल्म में आई एम एब्सोल्युटली श्योर, मुझे इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि हॉलीवुड में एक्टर सबसे पहले आए, बाद में पूरी दुनिया के सिनेमा है। भारत में तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री कहते हैं उसको, व्यापार है ये। इसलिए कि हमको नए सयाने पैदा करना है। आधुनिक लोकतंत्र में इंडिविजुअल जब पैदा हुआ आधुनिक युग में, तो जो लोकस है, स्थान है विवेक का, होशियारी का जो स्थान है, वो स्टेट में के पास चला गया। स्टेट बिलीवेबल नहीं बचा, विश्वसनीय नहीं बचा, तो किसके कहे से आप कुछ करें? आप किसकी बात सुने? घर में आप माता पिता से कहते हो अरे तुमने तो विज्ञान नहीं पढ़ी, तुमको कुछ मालूम नहीं। फिर आप किसी कहते हैं भाई आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, आपको कुछ मालूम नहीं। तो आप मालूम कहां से करें? तो इन मालूम करने वाली जो जगह खाली हुई है उसमें फिल्म के एक्टर्स ने एक छोटी जगह उसने भी ले ली। थिएटर का नाटकीय इसलिए है फिल्म में क्योंकि उससे एक्टर पैदा होता है, स्टार पैदा होता है। वो स्टार फिर आपके जीवन को संचालित करने की, फिल्म के रास्ते नहीं, उसके बाहर आके। तो नाटक फिल्म में बिल्कुल जरूरत नहीं। एक्टर, उदाहरण के लिए एक पेड़ का शॉट लेना है और उसमें पेड़ का दृश्य है नाटक में, उसके बगल में एक एक्टर खड़ा है। एक्टर खड़े होने के ढंग से पेड़ पैदा कर देगा। वो हल्का सा झुका है, पेड़ पैदा हो जाएगा आपके दिमाग में। फिल्म में इसकी जरूरत क्या है? वो पेड़ है, उस पर झुक जाएगा वो। तो इसका मतलब ये है कि एक्टर अगर ना हो नाटक में, तो नाटक में दृश्य नहीं पैदा होगा। और सिनेमा में दृश्य उपलब्ध है, तो एक्टर क्यों चाहिए? तो ब्रेसो ये कहते हैं उसमें कि हम बिना एक्टर के, वो मॉडल कहते थे, हमको एक्टिंग नहीं चाहिए।
तो उसमें फिर कैसे करेंगे आप, क्योंकि सब एक्टिंग करते हैं। उसमें गुदार करके एक फिल्म मेकर थे, तो वो क्या करता था कि वो एक्टर से बोलेगा बंदूक चलाओ, शॉट लेना, तो वो ही विल टेक द शॉट, ऐसा शॉट लेंगे, तो वो पहली बार जो एक्टर चलाएगा ना बंदूक पकड़ेगा, वो वैसे ही पकड़ेगा जैसे रॉबर्ट डेनीरो ने पकड़ी होगी, वो हॉलीवुड की कॉपी करेगा। तो जान लो गोदार तो रुक जाता है वहां आके, ब्रेसो कहेगा कि फिर करो, यू टेक अनदर शॉट, एक और शॉट लेते हैं। और ये फिल्में बनाने वाले जो प्रोड्यूसर निर्माता थे इसकी इजाजत देते थे। तब एक शॉट के लिए वो 60-70 टेक्स लेता था, क्योंकि वो एक जो व्यक्ति है सामने, जिसको वो नॉन एक्टर कहता था या मॉडल, उसमें से एक्टिंग को हटाना है जो उसने सीखा है। और ये पहली बार ब्रेसो कर रहे होंगे ऐसा नहीं है, नाटक की परंपरा में भी ये हो चुका था। जापानीज नाटक में नू नाटक जो है, नू थिएटर में, उसमें ऑलरेडी था। तो वो क्या करेगा, वो एक शॉट लेगा, आप पहले शॉट जाहिर है आप नकल करेंगे, आप शायद नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग करेंगे। मेरी नज़र में वो सिनेमा का बहुत ही घटिया एक्टर है, वो ब्रिलियंट एक्टर ऑफ थिएटर। सिनेमा में एक्ट कर देना वो चाहिए नहीं फिल्म में, तो पहले वो आप नसरुद्दीन शाह को एक्ट करके कॉपी करेंगे, फिर वो कहेगा अगेन, फिर उसने जो 18वां 15वां शॉट लेगा उसमें आप इरिटेट होने शुरू कर देंगे, फिर आप इरिटेटेड शॉट देंगे, गुस्से से उठाएंगे, फिर जरा सा शॉट है मान लीजिए, उठा के इसको इस पे रखना है, फिर करिए तो इरिटेट, धीरे धीरे आप अपने को छोड़ देंगे, मुक्त कर देंगे इससे। फिर आप जो करेंगे वो आप नहीं करेंगे, आपसे होगा। जो आपसे होगा वो प्रकृति है आपके भीतर। हम आमतौर पे मनुष्य लोग अपने अहंकार में भूल जाते हैं दैट वी आर ऑल नेचर। नाउ ब्रेसो ने कहा मुझे नेचुरल नहीं चाहिए, आई हैव नो इंटरेस्ट इन नेचुरल, आई एम इंटरेस्टेड इन नेचर। जैसे लोग कहते हैं ना थोड़ा नेचुरलिस्टिक एक्टिंग करिए, दिस इज द मोस्ट स्टूपिड सेंटेंस दैट आई हैव हर्ड इन माय लाइफ। क्या होती है नेचुरलिस्टिक एक्टिंग? यानी किसकी एक्टिंग करें, किसकी कॉपी कर रहे हैं आप जब नेचुरलिस्टिक कर रहे हैं? जैसे कॉपी कर रहे हैं आप, नेचुरलिस्ट नहीं है, नेचर नहीं है। ब्रेसो एक्ट में शॉट लेते में आपके भीतर जो प्रकृति, जो कायनात सक्रिय है उसको शूट कर रहा है। और इसको बहुत सारे आलोचकों ने, उन्होंने खुद कभी नहीं, मूवमेंट ऑफ ग्रेस कहा। ये कृपा का क्षण है जहां जो आपके भीतर जो घटित हो रहा है, जो आप कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है। इसके लिए एक जमाने में वित्तीय सहायताएं उपलब्ध थी, समय उपलब्ध थे। दूसरा तो इसलिए थिएटर, आप जब जो नाटक है उसको कैसे हटाएं, ये बड़ा प्रश्न है। और इस परंपरा में जिन लोगों ने भी काम किया, वो एक फ्रेंच फिल्म मेकर थे जिन्होंने उस पर फिल्म बनाई थी बाख पे, द पैशन ऑफ क्राइस्ट करके, जा मेरी स्ट्रोप। आप उनकी फिल्म में जा मेरी स्ट्रोप की देखिए, या आप शुरुआती बर्टोलिची देख लीजिए, ये शुरू की इटालियन मनी या कुमार शाहनी देख लीजिए। इनकी फिल्मों में एक्टर एक्ट नहीं करता, उसको करने नहीं देते, और एक्टर को बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाता है, जबकि वो एक्टर केंद्र में है उस फिल्म के, उसका सम्मान है इस फिल्म में, क्योंकि वो उसको कुछ और होने के लिए कह नहीं रहे हो। इसीलिए उन्होंने कहा, हमारे जो उस्ताद थे मनी कौल, उन्होंने कहा कि मैं रिप्रेजेंट नहीं कराना चाहता किसी से, आप किसी का प्रतिनिधित्व मत करिए, आप अपने को प्रकट करिए एक संदर्भ में। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो सिनेमा और दूसरी कलाओं के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, अपने को प्रकट कर रहा हूँ। ऐसे ही चरित्र आपका संदर्भ है। आप रास्कोल्निकोव के या दुष्यंत के संदर्भ में खुद को प्रकट कीजिए सिनेमा में। आप दुष्यंत क्यों हुए जा रहे हैं? क्योंकि आप वो हो नहीं सकते। एक होने के लिए आपको वो सब करना पड़ेगा,
वो सब चीज़ें आपको हाथ पांव चलाना पड़ेगा, जिससे आपके आसपास का जो लोकेशन है वो मर जाएगा। जब आप एक्ट करते हैं, जब एक फिल्म में एक शॉट है कि आदमी एक रास्ते पे चला जा रहा है, पेड़ तो एक्ट कर नहीं रहे, ना हवा एक्ट कर रही है, ना सूरज का प्रकाश एक्ट कर रहा है, आप जैसे ही एक्ट करना शुरू करते हैं बाकी सारे निर्जीव हो जाते हैं, क्योंकि तब आप जीवन की परिभाषा, नई परिभाषा करते हैं। आप ये कहते हैं कि जीवन का अर्थ ये है जहां आप हाथ पांव अधिक चला रहे, एक्ट कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे तो एक्ट कर नहीं रहे हैं, इसलिए दे आर डेड, इसलिए वो मरे हुए हैं। ये मनुष्य केंद्रित सिनेमा की का जो लक्षण है वो ये है कि वो एक्टिंग होती है उसमें, और पूरा जो लैंडस्केप है वो सब मर जाता है, सिर्फ मनुष्य होता है उसमें। ब्रेसो ने अपने रास्ते से पहुंच के ये कहा कि मैं जब शॉट ले रहा हूं तो मेरे लिए पेड़ और एक मनुष्य जो उस दृश्य में है कोई फर्क नहीं उसमें। हमारी, आपने अभी जो शॉट्स देखे होंगे, ये ऑर्गेनाइज थोड़ी ना है। एक औरत आई और कुछ चूल्हे के बगल में बैठ गई। आप बता सकते हैं क्या किसी को कि चूल्हे के बगल में कैसे बैठो? इन ए सेंस जितनी महान सिनेमा है वो फिक्शन का डॉक्यूमेंट्री है। वो आपको एक्ट नहीं करने दे रहा है, बल्कि एक बार मनी ने कहा, और देखिए 3 लोगों का मैं आपको उदाहरण बताऊं। एक तो ब्रेसो का है, वो एक्ट नहीं करने, उन्होंने एक उदाहरण दिया ब्रेसो ने, उन्होंने कहा कि एक्टर का सिनेमा में होना उतने ही मूर्खतापूर्ण है जैसा एक जिंदा घोड़े का रंगमंच पे होना। एब्सर्ड है। हालांकि आप आश्चर्य करेंगे कि नाटक बना दिया है किसी ने, किसी नेशनलिस्ट टाइप के आदमी, जिसमें घोड़ा ले आए थे। तो ब्रेसो ने उसके लिए पहले ही जगह रखी थी कि ये बेवकूफ़ी है। तो ब्रेसो ने कहा कि भाई हमको एक्टिंग नहीं चाहिए। पहली बात, पहला जो थेराइज किया जिसने, पहला महान डायरेक्टर। दूसरा, आपको बताएं, दूसरा डायरेक्टर जो एक्टिंग नहीं करने देता था, जिसकी आपने सैकड़ों फिल्में देखी, वो हिचकॉक थे। हिचकॉक ने एक वक्तव्य दिया हॉलीवुड में, और उसने कहा कि मेरे लिए एक्टर्स मवेशी हैं, दे आर लाइक कैटल्स। कैटल मतलब मैं एक्टिंग नहीं करने देता, वो यहां खड़े हो जाओ, यहां से वहां चले जाओ। ये जो नाटक के लोगों में एक वो उत्सुकता होती है ना, साहब इसका मोटिव क्या है? अरे तुझे क्या करने का मोटिव से भाई? तुझे बोल रहे हैं यहां से यहां जा, चला जा। अब तो उसने कहा हिचकॉक ने कि आई डोंट टेल माय एक्टर्स कि कहानी है, क्योंकि फिर वो अगला सीन पहले सीन में पहले से ही आ जाता है। आपको एक उदाहरण बताता हूं, तारको लिखा है। उसने कहा, मैंने अगर मान लो सुदीप मेरी फिल्म में एक्ट कर रहे हैं, और मैं सुदीप से कहा कि तुम दरवाज़ा खोलोगे और अंदर कमरे के एक शेर खड़ा है, तो तुम्हें चौंकना है, तुम्हें चौंकना है। हा? तुम चौंकोगे नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। सुदीप को पहले से पता है, अब वो चौंकने के लिए तैयार खड़ा है। आप समझे ना, वो चौंकने के लिए ऑलरेडी है, उसमें तैयार खड़ा है। तो तारकोवस्की पूरा सीन नहीं बताते थे एक्टर को। आप पढ़िए वो स्कल्पटिंग इन टाइम करके, उनकी बहुत बढ़िया ब्रिलियंट किताब। तो वो जैसे ही वो कहता था कि वो खोलता था दरवाजा और कुछ अटपटा हो रहा, तो उसका रिएक्शन हो जो होता था वो चाहिए उसको। इसलिए स्क्रिप्ट आजकल तो मतलब एक्टर्स को बाउंड स्क्रिप्ट चाहिए होती है कि हमको पहले सब पता होना चाहिए। ये नितांत सिनेमा की एक्टिंग की अवमानना है कि हमको सब पहले से पता हो। अरे तुम कोई राज्य करने जा रहे हो किसी देश में जिसके तुमको नियम धर्म पता हो, ऐसा। तो दूसरा आदमी हिचकॉक, वो एक्टिंग नहीं करने थे। आप देखिए, आप बर्ड जाके फिल्म, द बर्ड्स फिल्म देखिए, या आप स्ट्रेंजर ऑन द ट्रेन, उनकी बहुत सी फिल्में आप, उनमें वो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो तरस जाते थे एक्टिंग करने, और ये करने नहीं थे। और जब इन्होंने कहा कि वो तो मवेशी हैं, हंगामा हो गया। अब ये हालत है हॉलीवुड में कि अब उनको एक्टर ही नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना लेंगे एक्टर, आपकी जरूरत नहीं है। 6 महीने
हड़ताल चली है लॉस एंजलिस में। तीसरा देखिए, तीनों ब्रेसों का कोई लेना देना ना हिचकॉक से नहीं। अब आप तीसरा देखिए, जब सिद्धेश्वरी बनाई मनी कौल ने तो एक बड़ी महफिल हुई। उस महफिल को वो में गए तो जब वो बैठे, खड़े थे वो थे और उनके साथ मीता वशिष्ठ थी जो उनकी एक्ट्रेस थी, सिद्धेश्वरी जिन्होंने अभिनय किया था। तो सिद्धेश तो मीता ने इसको मनी से कहा, रामानंद सागर ने, हाँ ना। अब आप तीसरा देखिए, रामानंद सागर को ज़्यादातर लोग फिल्म का डायरेक्टर नहीं मानेंगे। अभी रामानंद सागर कह रहा है मनी से कहा, अरे साहब क्या फिल्म बनाएगा। उन्होंने कहा मैंने सिद्धेश्वरी देखी, इट्स ए ग्रेट फिल्म। रामानंद सागर कह रहा है जो रामायण वगैरह बनाया। तो मनी ने संकोच में कहा कि नहीं मेरा कुछ नहीं है, ये मीता हैं इनका है। तो रामानंद सागर एक कदम पीछे आ गए। उनका मनी साहब एक्टर्स क्या होते हैं? वो खड़ी हुई है मीता वहीं, कहले साहब देखिए मनी ठीक है, आप इनकी तरफ देख रहे हो सब ठीक है, लेकिन एक्टर्स क्या हैं? एक्टर्स क्या हैं? दे आर लाइक हॉर्सेस, घोड़े हैं। वो खड़ी हुई है, एक्टर है, एनएसडी में ट्रेंड, तो घोड़े हैं, जैसा चलाओ ऐसे चलेंगे। उसके लिए भी एक्टिंग अनिवार्य नहीं है, और वो थिएट्रिकल परंपरा से फिल्में बनाता है रामानंद सागर। सो नाउ सेकंड थिंग, ये तीन अलग अलग निर्देशक फिल्मों की आप देखिए कितने अलग हैं। ब्रेसो बहुत ही मेडिटेटिव किस्म की फिल्में बनाते थे, हिचकॉक डिटेक्टिव बनाते थे, और दोनों की फिलोसफिकल जो समझ थी बिल्कुल अलग। ये रिलेटिविस्ट फिलोसफी का आदमी हिचकॉक, इनका जैनसिन और पास्कल की फिलोसफी में जाते थे, ये उसका ऑगस्टीन की कैथोलिक फिलोसफी, और रामानंद सागर आई मीन कंप्लीट मार्केट। लेकिन तीनों को एक्टर नहीं चाहिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। आप में से अगर कोई फिल्म का एक्टर बनना चाहता है तो मैं आपको पहले कहूँ आप थिएटर जाइए, फिल्म मत जाइए। एनीवे, तो इसका मतलब है थिएटर को बाहर निकालना, यानी थिएटर से संबंध सिनेमा का ये है कि सिनेमा में वो नहीं होता है। क्यों होता है? कहां से आया? क्योंकि ऐसी कोई कला नहीं है, ना तो चित्रकला, ना काव्य, ना संगीत, ना नृत्य, जो आप ऐसा समय मुझे बता सकें जब वो नहीं थी। आप ऐसा समय बता ही नहीं सकते मुझे जब आप कह सकें कि साहब कुछ नहीं था, पेंटिंग ही नहीं करते थे लोग, गाते नहीं थे, एक तरह से काव्य नहीं करते थे, भले वो शब्द में ना करते हो, ध्वनियों में करते हो, नाचते नहीं थे। ऐसा कोई समय आप नहीं बता पाएंगे मुझे। अगर मनुष्य था तो ये आर्ट फॉर्म्स थे। सिनेमा अकेला कला रूप है ऐसा जिसकी शुरुआत हमें पता है। एक समय था 110 साल पहले जब सिनेमा आया। सिनेमा के पहले सिनेमा नहीं था। और ये ख्याल रखिए, वो तमाम चीजें जिसमें शुरुआत पर आप उंगली रख सकते हो, उनको बरतना बहुत कठिन होता है। तो सिनेमा जब आया तो किस ओर झुके सिनेमा? तो जाहिर है भारत जैसे देश में वो झुक गया लोक नाट्य की ओर, या चित्रकथी जैसी चीजों की ओर, जहां शेडो थिएटर होता था। हमारे देश में अभी भी होता है। यूरोप में भी वो नाटकों की ओर झुक गया। अगर आपने फेलिनी की वो ला स्ट्राटा देखी हो तो उसमें जो सड़क पे जो नाटक दिखा रहे हैं वो लोक नाट्य कर रहे हैं। सिनेमा का शुरुआती जो सिनेमा के पर प्रभाव डाला इन्हीं कलाओं ने डाला है। सो इन द बिगिनिंग सिनेमा के पास झुकने के लिए जो कलाएं उपलब्ध थीं उन पर झुक गया। लेकिन फिर एक समय आया जहां सिनेमा में आत्मचेतना पैदा हुई।
It became self-conscious of being cinema. इस क्षण में जो सबसे बड़ा क्षण है ये 1950 के आसपास का है, जब पैदा होता है, जब तीसरी फिल्म आती है रोबेर ब्रेसों की, और वो ये कहता है कि भाई फिल्म जो है वो अपने में एक अलग चीज है, जो कि हम देख चुके थे भारत के दुनिया के लोग, कि वो जो फिल्म का जो असर हुआ था वो किसी दूसरी कला पे नहीं हुआ, मैं नहीं होता उतना वैसा असर। तो इसका कुछ अलग बात है, कुछ इसकी ऑन्टोलॉजी, इसकी जो अस्तित्विक पहचान है कुछ अलग है। तो कुछ फिल्मकार इसमें लगे। अब आप देखिए तो उन्होंने थिएटर को धीरे धीरे, जिससे शुरुआत हुई थी फिल्म की, फिल्म के पास झुकने कुछ था ही नहीं अलावा उसके, लेकिन जब हो गया, जब ये आत्मचेतना उसमें आई, आफ्टर ऑल आपका बचपन जो होता है आप नकल ही करते हैं ना अपनी माँ की या पिता की या बहन बुआ की, सभी करते हैं। हमारी जो पोती हैं अभी बिल्कुल, जब बहुत छोटी थी तो वो माँ उसकी झाड़ू लगाती है तो उसको बहुत शौक था झाड़ू लगाने का, और आप समझ सकते हैं कि वो जिस घर की परिवार की लड़की है उसमें कोई झाड़ू लगा रहा है, मतलब शॉकिंग। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो क्या कर रही है तो फिर कुछ सारे काम ठीक है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो ये सोचता है मैं क्या, मेरे अंदर जो एक यूनिक क्वालिटी है जो लेके मैं पैदा हुआ हूँ, जो प्रकृति प्रदत्त है मुझे, which is given to me by the nature, because nature is incapable of producing anything, two things which are same. ये प्रकृति में सामर्थ्य नहीं है कि कोई दो एक सी चीजें पैदा कर दे। आप कभी उदाहरण के लिए किसी दो पेड़ एक से मुझे बता दीजिएगा देख के, एक ही स्पीशीज के हों, गुलमोहर के ही हों, तो आप बता नहीं पाएंगे। कोई दो कुत्ते एक से बता दीजिएगा, तो दो एक चिड़िया एक से बता दीजिएगा, सारे अलग अलग हैं, कोई एक सा नहीं। ये जब बात आपके अंदर आती है कि मेरे अंदर जो यूनिक है, मेरे अंदर जो विशिष्ट है, यानी सिनेमा के अंदर वो क्या है, तब दूसरी कलाओं को अलग निगाह से देखना शुरू होता है। संगीत सिनेमा में संगीत का अर्थ होता है, संगीत शब्द के अर्थ में होता है। शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है साउंड, वर्ड नहीं होता अकेला। तो दरवाजे का खुलने से लेके रविशंकर का अगर सितार उसमें बज रहा है तो ये पूरी रेंज है जो संगीत सिनेमा में इस्तेमाल होता है। लेकिन सिनेमा और संगीत का एक अजीब संबंध है। सिनेमा की जो चाल है, सिनेमा में जो रस निष्पत्ति का रास्ता है, जो प्लेजर आपके अंदर या इंसाइट पैदा करता है सिनेमा, उसका रास्ता और संगीत के रस पैदा करने के रास्ते बहुत अलग हैं। ये जो अलगाव है, इसके कारण कई बार सिनेमा में संगीत वो बात अलग रास्ते पे जाके कह रहा होता है, कोई दूसरी बात कह रहा होता है, और सिनेमा कहीं और जा रहा होता है। जब भी संगीत को सिनेमा में एम्बेलिशमेंट की तरह, सज्जा की तरह आप इस्तेमाल करते हैं, आप खतरा उठा रहे हैं, क्योंकि संगीत की अपनी एक प्रभाव मंडल है, सिनेमा से स्वतंत्र। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हिंदी फिल्मों में गाने बचे रहते हैं, फिल्में मर जाती हैं। आपने देखा ही होगा हिंदी फिल्मों के गाने बचे क्यों? क्योंकि उसके जो असरात हैं वो सिनेमा से स्वतंत्र हैं। कोई संगीत का भी जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब पूरा बना हुआ संगीत का जब फिल्म में इस्तेमाल होता है, जिसके लिए लोग कहते हैं साहब मैंने रवि शंकर जी को पूरा का पूरा उनका राग लिया है, आप बड़ी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं कहते समय। क्यों? क्योंकि आप जो कोशिश कर रहे हैं अपने फिल्म में, रविशंकर का संगीत वो पहले ही पूरी कर चुका है, वो कुछ और कर रहा है। रस निष्पत्ति के संक्षेप में बता देता हूं, सिनेमा में रास्ता संयोग से पैदा होता है और आप अपने अंदर
व्यक्ति से सार्वभौमिक प्राणी में तब्दील होते हैं। संगीत आपके सार्वभौमिक तत्व को सीधे सीधे संप्रेषित करता है, जागृत करता है। ये दो अलग ढंग हैं और ये टकराते हैं, इस सूक्ष्म स्तर पर टकराते हैं। तो फिर संगीत का क्या करें? दो इस्तेमाल हो सकते हैं संगीत। एक तो ये कि फिल्म की रिदम जो है, फिल्म की जो एडिटिंग है, वो ऐसी हो कि फिल्म की एडिटिंग से जो शॉट्स हैं उनकी जो गति है वो अपने में सांगीतिक हो जाए। दैट द म्यूजिक इज इंटरनलाइज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द सिनेमा। अलग से संगीत का सवाल फिलहाल नहीं है। आप सिनेमा में जो संगीत है, यानी जो संगीत है आप जब शूट करें तो एडिट करते हैं, तो हर डायरेक्टर उसके भीतर एक तरह की रिदम पैदा होती है, उसी पे सारी एडिटिंग होती है और फिर वो काटता है। तो वो संगीत का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो आप गा रहे हैं। संगीत आप कोई चित्र में भी एक सांगीतिकता देख सकते हैं, कविता में तो होती ही है, बहुत अच्छे गद्य में होती है। संगीत इसी तरह सिनेमा की जो मूवमेंट है उसमें अलग अलग फिल्मकारों में अलग अलग किस्म की सांगीतिकता उनकी फिल्म में होती है। उनकी एडिटिंग ऐसी होती है, फिल्म का शॉट ऐसे लिया जाता है। एक किस्सा आपको बताता हूँ। मुझे एक फिल्मकार हैं, आपने कभी उनकी फिल्म देखी होगी, रजत कपूर। आँखन देखी उसने, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई। तो रजत हमारे दोस्त हैं, तो रजत ने मुझे कहा कि जब भी कोई शॉट लेना होता था तो मणि कान में सिनेमेटोग्राफर के कोई धुन गुनगुनाते थे। वो कहते ऐसा लेने का, धुन और शॉट कैसे होगा? लेकिन वो जो सिनेमेटोग्राफर जानता है ये, वो उसको इंटरनलाइज करता था और फिर वो शॉट लेता था। ऑटोमेटिकली शॉट लेने में संगीत आ गया। एक स्तर तो ये है संगीत का। इसलिए फिल्म को सांगीतिक होने के लिए उसमें संगीत का उसको साउंड ट्रैक पे डालना जरूरी नहीं है, ये फंडामेंटल बात है। लेकिन संगीत तो होता है, उसमें डायलॉग्स होते हैं। डायलॉग्स का जो उच्चारण है एक कितनी तरह से हो सकता है, आप बहुत ध्यान नहीं देते हम लोग। कितनी तरह से बोला जा सकता है वाक्य। एक फिल्म में हमने जो लिखी थी, उसके डायलॉग्स लिखे थे 4 अध्याय। हमने पूरी हिंदी का जो वाक्य विन्यास है उसमें जितनी संभावनाएं हो सकती हैं हमने सबको एग्जॉस्ट कर लिया। हिंदी एक भारतीय भाषाओं में एक विशिष्टता है कि हम एक ही वाक्य को कई तरह से बना सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं हो सकता। उदाहरण, मैं एलियांस फ्रांसे की ओर निकला, जाने को निकला। मैं जाने को निकला एलियांस फ्रांसे की ओर, एलियांस फ्रांसे जाने की ओर निकला मैं। ये सब करेक्ट हैं, लेकिन इन सब में जो इनका जो भावनात्मक कथ्य है वो अलग अलग है। आप वाक्य बदल के जो भाव है उसकी ज्योग्राफी, उसका भूगोल बदल सकते हैं। किस तरह से आप बोलेंगे इससे फर्क पड़ता है। एक उदाहरण देखिए, सुवर्ण रेखा फिल्म ऋत्विक घटक की, आपको सबको देखना चाहिए ऋत्विक घटक को। भांजा, वो जो मेन कैरेक्टर है, लास्ट शॉट्स हैं कुछ, माँ की उस बच्चे की मृत्यु हो गई है क्योंकि माँ को प्रोस्टिट्यूशन पर बैठना पड़ रहा है और वो बहुत ही सुसंस्कृत लड़की है। तो पहला जो ग्राहक उसको आता है और जो पहली बार किसी वैश्या के पास जा रहा है वो इसका बड़ा भाई है और ये देख नहीं पाता है उस लड़की अपनी बहन को क्योंकि इसका चश्मा टूट गया है। और जब ये उसको देखती है तो एक स्तर पर अपने भाई के पतन और उस पतन की रोशनी में अपने पतन को देख के अपने को मार देती है। उसका एक बच्चा है,
उसका जो पति था वो ट्रक चलाता था, बस स्कूल की, उसे एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, बच्चा है उसका। ये बच्चा अपने मामा के साथ उसी जगह आता है जहां अपनी बहन के साथ वो शिक्षक यानी वो जो अभिनेता था, जो भाई, वो रहता था। वो अपने मामा को पुकारता है। ऋत्विक घटक ने केवल इतना किया कि मां और मां शब्द मामा में एक थोड़ा सा अंतराल डाल दिया। वो मामा कहने की जगह कहता मां मां। सडनली आप देखते हैं कि वो उस भाई में अपनी मां को, बल्कि अपनी मां की अनेक छवियों को देख रहा है। ये संगीत है। The way you speak the word is music. म्यूजिक का मतलब गाना गाना नहीं लगना होता है। तो आप देखिए, केवल आवाज, उच्चारण से एक ऐसा असर वो पैदा होता है, आप हिल जाते हैं अगर आपको फिल्म देखना आती है। अगर आप सूचना लेने नहीं जा रहे हैं और ये बताने नहीं जा रहे हैं, जैसे एक ज़माने में होता था कि हम तो साहब भीमसेन जोशी को भी सुना है हमने, आपने क्या सुना है, नोबडी केयर्स, क्या सुना, कैसे सुना है। तो ये फिर ब्रेसों ने ये कहा एक समय के बाद आके, और मैं इसलिए ब्रेसों का नाम ले रहा हूं कि वो फिल्म पर चिंतन उससे बड़ा किसी ने नहीं किया। उसने ये कहा कि मैं उन संगीत का इस्तेमाल करूंगा केवल तब जब वो वाद्य नजर आए। तो आप उनकी बात की फिल्में देखिए, 4 नाइट्स ऑफ ए ड्रीमर या आप लार्जों, कोई संगीत नहीं और बिल्कुल कमी नहीं महसूस होगी। इसका मतलब यह है कि फिल्म ध्वनि यानी शब्द और दृश्य पर अपने आप खड़ी रह सकती है। अब आपको देखना यह है कि कैसे हम इसमें कुछ संगीत को लाएं कि जो सौंदर्य या सत्य की खोज इस फिल्म में हो रही है वो गहरा जाए। अलग अलग फिल्मकारों ने अलग अलग रास्ते निकाले। ये मैं उन फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं जो संगीत पर बनी है, वो तो कथ्य है संगीत का, तो फिर तो संगीत सुनाई पड़ेगी उसमें। ये कई फिल्मकारों ने जो संगीत का इस्तेमाल करते वो तोड़ देते हैं उसको। मतलब कोई बड़ी सी राग नहीं सुनाने लग गए या कोई पूरा म्यूजिक का पीस नहीं सुनाने लग गए, उसमें वो तोड़ देते हैं उसको, यानी उसको इस एक हद तक ही उसको आने देते हैं, उससे ज्यादा नहीं आने देते। वो अलग अलग उसका इस्तेमाल संगीत का करते हैं ताकि संगीत अपना स्वतंत्र असर सिनेमा से पहले करके ना निकल जाए, बिकॉज सिनेमा हमेशा पीछे आएगा। फिर तीसरा लीजिए नृत्य। नृत्य पर फिल्म बना रहे हैं आप, जैसे रेनुआ ने बनाई थी द रिवर नाम की भारत में आके, या बहुत सी फिल्में डांस पे बनी हैं। लेकिन या केलुचरण महापात्र पे कुमार शाहानी ने बनाई थी फिल्म। आप फिल्म देखिए तो आपको लगेगा कि फिल्म मानो नृत्य को उसने सोख लिया। पूरा शॉट लेने का जो ढंग है उसमें ऐसा लगता है जैसे स्लोली डांस चल रहा हो और फिर अचानक डांस प्रकट हो जाता है। आप फिल्म में डांस को अचानक अगर ला देंगे तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है और एज ए वर्क ऑफ आर्ट वो फेल हो जाएगा। तो वो डांस जैसे फिल्म के लेने में अंतःसलिल था, इट वाज सबटेरेनियन व्हाइल द शॉट वाज बीइंग टेकन, एंड धीरे धीरे वो उभर के आता है, एक नर्तक देखते हैं वो डांस कर रहा है, फिर अंतर्निहित हो जाता है। यानी यहां भी जो साउंड का पैटर्न है और दृश्य का जो पैटर्न है वो होता इस तरह से है जब डांस पे महान फिल्म बनती है कि वो फिल्म के बनने में डांस आ जाए। विषय वस्तु के स्थान पर फिल्म बनाने की प्रक्रिया में नृत्य और संगीत आते हैं। हमें भारत में प्रक्रियाओं पर ध्यान देने की जरूरत, हमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ना बंद हो गई। हम लोग आइकन बनाने वाले देश बन गए। हमको एक मूर्ति चाहिए तो हम कुछ भी मूर्ति बना ली, उससे हम प्रसन्न रहते हैं। एक्चुअली आपको ध्यान ये देना चाहिए जो हमारे यहाँ के गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा कि प्रोसेस क्या है, मूर्ति जाने दो। यानी जितने लोग हनुमान मंदिर में मंगलवार और शनिवार को जाते हैं वो केवल और केवल
जो उसका ट्रैफिक है, यानी दूसरे लोग उसकी जिंदगी मुश्किल करते। तुम्हारी कमाल की भक्ति है भाई। Was Hanuman's processes of being similar? हम क्यों नहीं उन प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश। सिनेमा को अगर मैं आपको संगीत देखना है, महसूस करना, तो आप देखिए कि वो बनी कैसे है, वो कैमरा कैसे गया है, उनमें साउंड पैटर्न्स कैसे हैं, और उनका दृश्य से क्या संबंध है। ये संबंध सांगीतिक और नृत्यमय है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। आपने एक थिगड़े की तरह उसमें अचानक, जिसको क्या कहते हैं, आइटम डांस डाल दिया। ये तो वल्गराइजेशन ऑफ सिनेमा भी है, डांस भी है, और दैट वुमन भी है। मेरे ख्याल से इट इज वर्स देन प्रोस्टिट्यूशन, यू नो, इट इज वर्स देन दैट। हम लोग शायद भारत में इतने ज्यादा प्यासे लोग हैं, हम ये कचरा देखने जाते रहते, हमको शर्म भी नहीं आती देखने पे कि हम देख क्या रहे हैं भाई ये। एंड आप देखेंगे उसका फिल्म से कोई संबंध नहीं, अनरिलेटेड। बाकी फिल्म फ्लैट बनी चली जा रही है, अचानक कोई नाचने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। कैमरा मैन और डायरेक्टर के बीच में कोई बात ही नहीं हुई है। वो कैमरामैन बेचारा अपना काम कर रहा है, ये अपना प्रोड्यूसर से डिस्कशन में लगे, एंड प्रोडक्ट नहीं होता वर्क ऑफ आर्ट। इसका मतलब फिर से ये है कि आप नृत्य भले दिखाएं फिल्म में, लेकिन नृत्य तक आने के लिए आपका साउंड का विन्यास, बुनावट एंड बुनावट ऑफ योर विजुअल्स शुड बी सच, ऐसी हो कि आप नृत्य तक सहज रूप से पहुंच सके। एक जमाने में आपको एक प्रक्रिया का बताता हूं कि गांधी जी पे लिखे हुआ उपन्यास गांधीया नहीं होता। गांधी किस तरह से अपनी लोक परंपराओं या अपनी शास्त्रीय परंपराओं से जुड़े थे, अगर आप अपनी उस परंपरा में कुछ लिख रहे हैं, दैट इज गांधी। गांधी को विषय वस्तु बनाने से क्या होने वाला है? सिर्फ आपको गांधी पे से संबंधित 2-3 सेमिनार्स में बुला लिया जाएगा। खैर, हम लोग तो इतने ज्यादा, हमारे देश में ये बुलाए जाने का इतना भयानक प्रचार है कि जैसे बुलाए जाने से आप बड़े लेखक हो जाएंगे। यू विल रिमेन ए थर्ड रेट राइटर even if you are invited to 20 places, and they are. After all, चेतन भगत को तो पूरी दुनिया बुलाती है, but he remains a third rate writer. उसको वाक्य लिखना नहीं आता उस बेवकूफ को। Anyway, छोड़ दिए। तीसरा संगीत हो गया, नृत्य हो गया, थिएटर हो गया, 3 तो अपन ने बाहर कर दिए। बाहर कर दिए मतलब सोख लिए। 3 के 3 ये मेजर है। अब पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग जो है, पेंटिंग अगर आप उसके मूल में जाएं कि है क्या, आप बड़े बड़े पेंटर्स के नाम जो एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए आप बोलते होंगे, उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। पेंटिंग किस चीज को कहते हैं? पेंटिंग आकाश का यानी स्पेस का एक खास किस्म का कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको अटेंशन पैदा करता है आप में। इसको लावण्य कहते हैं। अटेंशन के लिए संस्कृत में शब्द है लावण्य। लावण्य जने वैसे तो नमक शब्द होता है, लेकिन नमक से इसका व्याख्या जो संस्कृत में हुई है, अभिनव गुप्त ने की है, इसने आनंदवर्धन ने, उसने कहा वो आकर्षण है कि आप बंधे रह जाएं। जो है ना, वो ठगे नयन रघुपति छवि देखें। आप थोड़ा कालिदास को धर्म हटा के पढ़िए, इज ए फैंटास्टिक राइटर। आप सोचिए किसने ये उपमा दी है। धूप जब भी आप देखेंगे आपको याद आएगी कि सीता बैठी हैं और उनके नाखून पर धूप पड़ रही, तो वो लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे उनके नाखूनों पर से पराग कण यानी पॉलिन ग्रेन्स ऐसे लुढ़क रहे। सो वंडरफुल। ये इस तरह पॉसिबल नाउ। तो पेंटिंग एक स्पेस का ऐसा, इससे आकर्षण पैदा होता है। ये जो मेटाफर है आपने इस्तेमाल उन्होंने उपमा का किया, इससे आप बंध जाते हैं क्योंकि आपका अटेंशन बहुत गहराई में चला जाता है। आप परागकण पे चले जाते हैं, प्रकृति और सीता के संबंध को चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप निकल जाएंगे।
अगर आपको पढ़ना आता है। आप क्षमा करें, पढ़ना प्राइमरी स्कूल में नहीं सीखा जाता। पढ़ने का संस्कार होता है। आपको पढ़ने में कैसे जो चीज़ें नहीं लिखी हैं, जिनकी ओर इंगित हो रहा है, इशारा हो रहा है, वो देखना आना चाहिए। तो पेंटिंग सिनेमा का कि काफ़ी करीब आती लगती है। और इनफैक्ट ऐसे कई फिल्म मेकर्स हैं जिनके फ्रेम्स को देख के आप कह पाए कि साहब ये तो एकदम पेंटिंग जैसे लग रहे हैं, पर एक्चुअली ये तारीफ नहीं है। ये खुद हमारे उस्ताद मनी कौल साहब के लिए कहते थे कि साहब ऐसा फ्रेम बनाते हो। मैंने कहा यार दे आर ट्राइंग टू इंसल्ट मी। एक्चुअली वो मूविंग है, एक फ्रेम से दूसरे में जा रहे। ये जो अंतरण है, जैसे सारा भारतीय शास्त्रीय संगीत एक स्वर से दूसरे स्वर जाने में उसका रहस्य है कि आप गंधार से ऋषभ पे कैसे जा रहे हैं, यमन यहां पैदा होता है। वो ऋषभ है और वो गंधार है, उसको छोड़ दीजिए। इसी तरह मूवमेंट जो साउंड का हो रहा है साउंड ट्रैक में, एक साउंड से दूसरे साउंड पे, एंड विजुअल में हाउ आर यू मूविंग, और एडिटिंग वगैरह उसी लिए होती है, एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं। तो दिस इज एन इमेज, फिल्म की जो छवि है, तस्वीर है, वो मूवमेंट की है। बल्कि उसको देलूज ने कहा सिनेमा ऑफ मूवमेंट। और अगर रोक दिया फिल्म, आपने एक शॉट रोक दिया, तब भी आवाज के सहारे साउंड ट्रैक मान लो जीरो भी कर दे, कर्र की आवाज आ रही, तो एक चीज तब भी मूव करती है, और वो है टाइम। यानी ऐसी ओजो की फिल्में, आप ओजो की फिल्में देखेंगे, दो लोगों का शॉट है, नीचे बैठ के शॉट लिया गया है, मिड शॉट है, उसी में वो पूरी फिल्म बना देते थे। ज़्यादा कुछ जूम वूम करते नहीं हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, एक दो लोग, एक स्त्री पुरुष साथ में बैठे, वृद्ध, और समय गुजर रहा है। ये समय गुजर रहा है तक लाने के लिए आपको इमेजेस को चलाना पड़ता है। फिर जब आप ठहरते हैं आगे, ब्रेसो में भी एक जगह है कि वो जा रहा है, दरवाजे खोला उसने एक, फिर दूसरे दरवाजा खोला, सडनली फिर एक जो वो है उसका हैंडल, उसमें शॉट रुक जाता है, तो समय उसमें एकदम थम जाता है। उस वक्त आपको लगता है कैमरा थमा और केवल समय का, काल के चलने का अनुभव होता है उस वक्त आपको। देयर इज नो स्पेशल एक्सपीरियंस, केवल काल का अनुभव उस क्षण में आपको होता है। तो फिल्म में जो पेंटिंग है वो आदर्श नहीं, लेकिन एक चीज फिल्म में उससे ली है, इन सबसे ली है। जैसे मैं आपको संगीत का भी बताया, ली क्या है, मिनिएचर पेंटिंग, क्लासिकल पेंटिंग से यूरोप ने शॉट लिया। क्लासिकल पेंटिंग यानी जो रेनेसां की पेंटिंग थी, आप उसमें लोग कैसे खड़े हैं ये देखिए, तो आप धीरे धीरे पहचानेंगे कि हाउ ऑर्गेनाइज स्पेस में एक्टर्स का विन्यास कैसे होता है। इट हैज लॉट टू डू विद द क्लासिकल रेनेसां, विंची की, रफेल की, और ये बात के जो ग्रेट पेंटर्स, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं एक्टर्स का, जिसको हम सिंटेक्स कहते हैं, कि दो एक्टर्स कैसे विन्यस्त हैं। इसकी प्रेरणा वहाँ के अर्ली फिल्म मेकर्स को, वहाँ के क्लासिकल सिनेमा, क्लासिकल पेंटिंग से हुई थी, रेनेसां पेंटिंग से हुई। भारत में क्या करें, भारत में इसके दो बड़े असर हुए। एक तो अमृता शेरगिल, शुरुआती जब ये इंडिपेंडेंट सिनेमा का आंदोलन चला, तो जो शुरुआती फिल्मकार थे, जो शुरू में जिन्होंने फिल्म बनाई, वो अमृता शेरगिल की जो विन्यास था पेंटिंग में, स्त्रियों के या स्त्री पुरुष के बैठने का, उन्होंने वहां से लिया पहला। लेकिन फिर थोड़े आगे बढ़े और मिनिएचर चित्रों का अध्ययन किया। अच्छा, मिनिएचर एक बहुत ख़ास किस्म के चित्र हैं, और जैसा कि अंग्रेज़ों ने हमेशा किया भारतीयों के साथ, कि उन्होंने भारत आके ये कहा कि आपको पेंटिंग बनाना नहीं आती। तो भारत को ना विज्ञान आता था, ना पेंटिंग आती थी। आज जो आती है वो तो हास्यास्पद है ही, तो उसको छोड़ देते हैं। तब पेंटिंग कौन सी हो रही थी भारत में? मिनिएचर पेंटिंग हो रही थी, जो आकाश का यानी स्पेस का सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, क्योंकि उसमें दूर जो दिख रहा है
कोई पेंटिंग के भीतर जो दूर आकृति है वो छोटी नहीं होती, जैसे कि लीनियर पर्सपेक्टिव में रेनेसां के लेंस के कारण हो जाती है। अंग्रेज़ों ने कहा कि आपको पेंटिंग करना आती नहीं है, जबकि हम कहीं आगे थे उनकी हम स्पेस के ऑर्गेनाइजेशन के में हमारी पेंटिंग्स में मूवमेंट आ जाती थी। नंबर 3, हमारी ऐसी पेंटिंग थी जो मुगल मिनिएचर्स पेंटिंग है, जो ईरान से जिसका संबंध था, जो हम शर्मनाक ढंग से आज उससे अलग खड़े हैं। इस पेंटिंग परंपरा में संभव थी कि हम अंदर घुस जाते थे पेंटिंग में। इससे बहुत से फिल्मकारों ने बहुत प्रेरणा ली भारत में। उसमें सबसे ज्यादा प्रेरणा जिस आदमी ने ली, कुमार शाहनी ने, उसने कस्बा नाम की फिल्म बनाई। वो पूरी मिनिएचर का जो, और कैसे करेंगे आप मिनिएचर, क्योंकि लीनियर पर्सपेक्टिव यानी दूर की चीज छोटी, पास की चीज बड़ी, अगर आप ऐसे देखें तो लॉक हो जाती ना। इसको कैसे दूर करें, तो कलर्स के थ्रू करते थे। वो ऐसे रंग इस्तेमाल करते थे बैकग्राउंड में कि वो ऊपर आ जाते थे, तो ध्यान का, अटेंशन का जो स्वरूप है वो बदल जाता था। ये तो आप जानते ही हैं कि जितनी कलाएं हैं उनका काम एक गहरा ध्यान, अटेंशन पैदा करना। ध्यान मतलब आध्यात्मिक अर्थ में नहीं, ध्यान है अटेंशन। अटेंशन का क्या मतलब, जहां स्मृति और इच्छाएं ना हो, यानी जहां ना तो आप ये सोच रहे हो कि आपका हे भगवान मेरा क्या होगा, ना ये सोच रहे हो कि हाय मैंने क्या कर दिया था। व्हेन यू आर फ्री ऑफ बोथ, दैट इज अटेंशन। वो अटेंशन की जितनी गहरी क्वालिटी एक कलाकृति उत्पन्न करती है, सूचना नहीं अटेंशन, उतना बड़ी कलाकृति वो है। एनीवे, तो उन्होंने अटेंशन का ऐसा स्वरूप तैयार किया कि लगता था जैसे लीनियर पर्सपेक्टिव नहीं है इस फिल्म में। आप देखिए कस्बा, आपको महसूस होगा, लेकिन देखिए बड़ी स्क्रीन पे, छोटे स्क्रीन तो नहीं नजर आएगा। तो ये 2 चीजें भारतीय फिल्मकारों ने चित्रकला से ली। ये एक तो स्पेस का ऐसा विन्यास करना, ऐसा उसका आकाश को ऐसा विन्यस्त करना, ऐसा फॉर्म करना, ऐसा कन्फिगरेट करना कि जो कैमरे का, जो लेंस का में अंतर्भूत समस्या है उसको जीता जा सके किसी हद तक। और दूसरा कि विन्यास अभिनेताओं का या जो नॉन एक्टर्स हैं उनका कैसे हो। ये 2 चीजें जो यूरोप ने भी ली। जो अंतिम बात में संगीत यूरोप का और भारत का, उनसे जो फिल्म ने लिया है, वो जिसमें हम बहुत गड़बड़ी करते हैं, संगीत तमाम कलाओं का संविधान है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल आर्ट्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नाट्यशास्त्र में भी लिखा है। उन्होंने कहा कि संगीत नाट्य की शैया है। शैया यानी वो रिवर बेड के अर्थ में है। नदी का जैसा नीचे उसकी शैया होगी, नदी का स्वरूप वैसा हो जाएगा। उसीलिए आप कुछ नदियों को पहाड़ी नदी कहते हैं, कुछ को कहते हैं साहब इसमें तो जुए शीर है, ये दूध की नदी है वगैरह, क्योंकि उसमें पत्थर बहुत हैं उसके। ये जो इसका एक कदम अगर आप आगे जाके सोचें तो संगीत तमाम कलाओं का कंकाल है, का माइक्रोस्केलेटन है। ये फिल्म में भी यही सच है। इसलिए यूरोप की फिल्म में एक मिडिल, बिगनिंग, एंड होता है। आप उसको सीक्वेंस बदल लीजिए, आप पहले मीडियम मिडिल लगा दीजिए, ऐसा उसने कहा था, जहां लोग गोदार ने कहा कि साहब हम सीक्वेंस बदल, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर बनेगा। फिल्म का यूरोप में संगीत में जैसी संरचना होती है, शुरुआत मध्य अंत, या मध्य शुरुआत अंत, जैसे भी कर लीजिए, लेकिन एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो लोग यूरोप में, क्योंकि संगीत वैसा है। भारत में जो संगीत का स्वरूप है उसका किस्सा ये सुन लीजिए कि एक बहुत बड़े गवैये थे, उनका नाम था रहमत खां, ग्वालियर घराने के थे। उनके दिमाग, वो हमेशा गाते रहते थे अपने दिमाग में, और जितना गा चुके होते थे उससे आगे गाते थे जब परफॉर्मेंस होता था उनका। तो मान लीजिए उन्होंने आलाप कर रखा है दिमाग में, तो बैठे गाने तो वो जोड़ झाले से गाएंगे, और लोगों को पता था। और यहाँ का जो ऑडियंस है, क्योंकि ऑडियंस था ना, वो भोगता नहीं था, वो प्रश्न नहीं उठाता था, अरे साहब ऐसा कैसे कर दिया आपने,
हमने तो आपको इतने हजार लोग, अरे टू हेल विद योर ब्लडी शिट दैट मनी, पैसे को वैसे शिट कहते हैं, उसका परंपरा इसलिए कहा है। तो ये हमारी संगीत का रूप ये है कि इसमें ना मध्य है, ना शुरुआत है, ना अंत है। सिर्फ कुछ फिल्मकार ऐसे हैं जिन्होंने संगीत के इस स्वरूप को अंतस्थ किया, इंटरलाइज किया। ऑफ कोर्स मनी कौल उसमें सबसे बड़े हैं, कुमार खानी है, आज अमित दत्ता है। ये वो लोग हैं जिनकी फिल्में जब शुरू होती हैं तो लगता है ये बहुत देर से चल रही थी, हम बीच में कहीं आए, और जब फिल्म खत्म होती है तो लगता नहीं है कि फिल्म खत्म हो गई है। सो देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो मिडल एंड देयर इज नो एंड। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, ये जो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर शॉट ऐसे लिया जाता है ऐसी फिल्मों को बनाने में, जो पूरी फिल्म की चेतना जिसके अंदर होती है। फिल्म स्ट्रक्चर इस ढंग से भारत में नहीं बनाई जाना चाहिए, कम से कम कई कुछ फिल्म मेकर्स नहीं हर शॉट उनका वैसे ही है जैसे हर स्वर है संगीत में, विच मीन्स मालकोस, अगर आप केवल गंधार सुन लें किसी गायक को, और अगर आप थोड़े बहुत जानकार हैं तो आप बता देंगे मालकोस का गंधार है, क्योंकि हर स्वर में पूरी राग होती है। ऐसे ही शॉट लेने का ढंग भारत की फिल्मकारों के लिए जो मनी कौल जैसे लोगों ने प्रस्तुत किया या कुमार शानी ने, वो ये हर शॉट में पूरी फिल्म उपस्थित है, इसलिए जो संपूर्णता का बोध है वो हर क्षण उस पर आपको होता है। हमने इतनी सारी बातें आपसे सुनी, मेरा बस एक सवाल है, और वैसे तो ये है कि बहुत सारे सवाल इसमें से निकलते हैं। फिक्शन जो जिसकी बात आपने की, बिल्कुल वो बात तो है कि वो डॉक्यूमेंटेशन है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को लेके जानना चाहता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों को तो नहीं समझ रहे, क्योंकि जैसा आपने कहा पढ़ने का भी एक संस्कार है, संगीत को हम इस तरह से शास्त्रीय अर्थों में नहीं समझ रहे हैं, पेंटिंग देख ही नहीं रहे हैं, तो या इन सब चीज़ों पर तो सोच ही नहीं रहे हैं कि ड्रामा को हम ख़त्म करें या बाकी चीज़ें, तो अगर हम शुरुआत करना चाहें उसको लेकर क्या किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर शुरुआत मतलब कैसे फिर से ये एक्सरसाइज की सीखने का सवाल है, ठीक है। मेरा अपना ख्याल है, जो मैं तो कभी जब मैंने फिल्म लोगों को बनाना बताया फिल्म इंस्टीट्यूट्स में, तो मैंने उनको एक हाइकू दिया, कोई एक हाइकू दिया, जैसे मान लीजिए सबसे जो बहुत एक फेमस हाइकू है कि इवन दो without knowing the name of the tree, I stood in the flood of its smell. पेड़ का नाम जाने बगैर मैं उसकी गंध की बाढ़ में खड़ा रहा। अब आपने एक हाइकू दे दिया है, खुला हुआ है, अब आप शूट करिए। तो आपके अंदर ये क्या चीज़ें पैदा कर रहा है, आपके अंदर इवोकेशन किस चीज़ का हो रहा है। तो आप जब मान लीजिए, और मैं आपको सच बताता हूँ, मैं कई बार when I'm reading something, so that which is evoked in me is not the characters there. और जैसा ये बता रहे थे कि मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं किताबों की कहानी नहीं बता सकता, मैं अपनी लिखी हुई कहानी नहीं बता सकता, forget about everything, because I'm not much concerned about it. I am actually, but मैं जो चल रहा हूँ जिसकी तरह लिखते समय, वो रिदम है और उसका एक आंतरिक किस्म का संगीत है। नहीं बोलो, उसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, वो आंतरिक किस्म का एक संगीत है, मैं तो उसको कर रहा हूँ, और वो कैरेक्टर मेरे लिए नोट्स की तरह, स्वरों की तरह। एक अब फिक्शन का जो सवाल है वो ये है कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो फिक्शन नहीं है जो आप शूट करते हो। राजेंद्र जांगले का ने जो बैगा पे फिल्म बनाई है, वो राजेंद्र जांगले का बैगा पे लिखी कहानी है। हम डिफरेंशिएट क्यों करने लगे हैं? क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स में दो अलग सेक्शन बने हुए हैं। हमने दिमाग को और दिल को अलग क्यों किया हुआ है? बातचीत करने के लिए है थोड़ी ना। मैं एक बायोलॉजिस्ट की तरह आपको बता सकता हूं, ऐसा कोई सेल नहीं है शरीर में जिसमें एक किस्म की अवेयरनेस ना हो, इसलिए, और एक किस्म की सेंसिटिविटी ना हो। इसको हर सेल में अगर दिमाग है और दिल है
तो पूरे शरीर का कहने ही क्या। और हमारे शरीर में 75 ट्रिलियन कुल सेल होते हैं, तो मान लीजिए 5 ट्रिलियन तो अपनी इकोनॉमी में चले जाएंगे तो 70 बचेंगे तो वी हैव दैट मच, हर सेल में है। आप कभी सोचिएगा, अभी सिर्फ आपके दिमाग में एक सवाल, कि जब दर्द होता है आपको किसी चीज़ का, तो ये जिन सेल्स में दर्द हो रहा है वो किसको पुकार रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शुरुआत के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप उसको बांधने का मत सोचिए। पूरे वक्त ये सोचिए कि आप जिस जहाँ हैं, मान लीजिए एक संदर्भ है कि पेड़ के गंध का, तो आप शॉट ले रहे हैं, तरह तरह से ले रहे हैं शॉट। फिर उसके बाद आप जब शॉट ले लिया, तब आप सोचिए कि उसको कैसे हम जोड़ें कि इसके अंदर एक आंतरिक जो संगीत जो मुझे सुनाई दे रहा था फिल्म बनाते समय, वो चरितार्थ हो जाए। नाउ हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने फिक्शन को डॉक्यूमेंट्री से अलग मान रखा है। मैं नहीं समझता ऐसा, लेकिन फिर भी एक सवाल है कि भाई हम कहानी बनाना है, हमको कोई बनी बनाई एक कहानी है, लिखी हुई है, उसको हमें बनाना है। तो कहानी तो आप सैकड़ों तरह से बना सकते हैं, बिना एक्टर्स के भी बनती है, वो जक्सटापोजिशन से बनती है। आपने एक दृश्य लिया, फिर दूसरा दृश्य लिया, या एक शॉट लिया और उसी शॉट के अंदर 2 चीज़ें एक साथ घट रही हैं या 4 चीज़ें घट रही हैं, उससे कथा पैदा होती। कहानी पेज पे नहीं होती। ये बहुत सारी कहानियाँ लिखने के बाद और दुनिया भर में उनके छपने और पढ़े जाने के बाद मैं कह रहा हूँ कि कहानी या नाटक या चित्र आपके मानस में होते हैं। जब आप एक चित्र देख रहे होते हैं, हमारे एक दार्शनिक दोस्त थे नवज्योति सिंह, विच हु आई थिंक इज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो आप पेंटिंग यहाँ से शुरू हो कि क्षितिज तक जाती है। जब आप कोई पेंटिंग देखते हैं वो फैल जाती है। तो पेंटिंग आप कैनवस पे थोड़ी ना देखते हैं, ऐसे ही फिल्म में फिक्शन आप बनाते हैं। आप कंटिन्यूअसली फिल्म को देखते समय अपनी हस्तक्षेप से एक फिक्शन बनाते रहते हैं। एक फिल्म है रॉब ग्रे की, अवसर मिले तो ज़रूर देखिए, ट्रांस यूरोप एक्सप्रेस। रॉब ग्रे एक बहुत ही महान उपन्यासकार थे और उन्होंने एक नए उपन्यास की परंपरा फ्रांस में दुनिया में शुरू की थी, इसको नोवो रोमा कहते थे, जिसमें वो व्यक्तिमत्ता को हटा देते थे। सब्जेक्टिव कुछ नहीं कि हमको उदास लग रहे हैं और हमको तो तकलीफ़ हो रही है, ये कुछ नहीं रखते थे, ऑब्जेक्टिवली डिटेल करते थे वो। तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, उसमें फ़िल्म में एक ट्रेन है जो यूरोप के आर पार जाती है, उसमें एक लड़की चढ़ती है और एक लड़का चढ़ता है। लड़का थोड़ा गुंडा सा लग रहा है और ये आदमी देख रहा है लड़की को चढ़ते हुए। फिर थोड़ी देर में वो लड़की असल में कुछ चाय वाय लेने उतरती है और फिर ट्रेन में चढ़ जाती है, ये नहीं देख पाता। तो वो फिर कल्पना करता है कि लड़की, उस आदमी उस लड़की को लेके गया और वो इतने वायलेंस कर रहा है उसके साथ, ये कर रहा है वो कर रहा है। और जब फिल्म थोड़ी सी अंत पे आती है तो वो लड़की उतर के अपने वो जो दोस्त है उसके साथ उतर के हंसती हुई चली जाती है। यानी उसने सारी कल्पना कर रखी थी और चूंकि उसका दिमाग इतना घटिया था तो इसलिए उसने घटिया कल्पना कर ली। तो आप फिक्शन तो बनाएंगे, यू कांट हेल्प बट वुड क्रिएट ए फिक्शन। सवाल ये है कि आपने जो फिल्म शूट कर रहे हैं उसको कैसे कहें कि फिक्शन जो बने उसमें अटेंशन बड़ी गहराई में चला जाए। धन्यवाद।